नमस्कार दोस्तों। आज के इस डीप डाइव में हम इतिहास के एक बहुत ही रोमांचक हिस्से को डिकोड करने वाले हैं। ये सेशन उन सभी के लिए एकदम परफेक्ट है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या जिन्हें इतिहास की गहराइयों में उतरना पसंद है। बिल्कुल। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो एग्जाम्स के नज़रिए से तो बहुत महत्वपूर्ण है ही, साथ ही ये हमें हमारे अतीत की कुछ बहुत बड़ी गलतियों और उपलब्धियों दोनों से रूबरू कराता है। सही कहा। तो चलिए एक फ्लैशबैक से शुरुआत करते हैं। इमेजिन कीजिए साल था 1191। तराइन का मैदान। एक विजयी भारतीय सेना ने भागते हुए विदेशी आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी का लगभग 80 मील तक पीछा किया और फिर बिना कोई निर्णायक प्रहार किए अचानक वो सेना रुक गई। दुश्मन को जिंदा और आजाद जाने दिया गया। बिल्कुल। इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसा फैसला था जिसने ठीक एक साल बाद भारत का पूरा नक्शा और भविष्य हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सच में ये एक ऐसा क्षण है जो अक्सर इतिहास के छात्रों को बहुत हैरान कर देता है। मतलब एक तरफ तो हम देखते हैं अदम्य साहस और दूसरी तरफ इतनी बड़ी रणनीतिक चूक। और आज के इस डीप डाइव का हमारा मिशन भी यही है। हमारे पास ऐतिहासिक लेखों, वास्तुकला के शोध पत्रों और दृष्टि आईएएस जैसे परीक्षा उपयोगी स्रोतों का एक पूरा स्टैक मौजूद है। हाँ, और इन सारे नोट्स का एक ही निचोड़ निकालना है कि 7वीं से 12वीं शताब्दी का जो ये राजपूत काल था वो केवल युद्धों या तलवारों की झंकार तक सीमित नहीं था। एकदम सही। ये एक ऐसी जटिल व्यवस्था थी जिसने भारत की कला और वास्तुकला को तो बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंचाया, लेकिन साथ ही एक ऐसा खोखला ढांचा भी तैयार किया जो अंततः इसके पतन का कारण बना। तो चलिए इस विशाल विषय की परतों को खोलते हैं। तो शुरुआत हमें वहीं से करनी चाहिए जहां से हर साम्राज्य की नींव रखी जाती है, यानी उत्पत्ति का रहस्य। क्योंकि किसी भी युग को समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि उसे बनाने वाले लोग असल में थे कौन। बिल्कुल। और सारा खेल इसी राजपूत शब्द के इर्द गिर्द घूमता है। मतलब अगर हम प्राचीन इतिहास पढ़ें तो ये शब्द किसी जाति या विशेष वर्ग के रूप में कहीं दिखाई नहीं देता। हाँ, क्योंकि प्राचीन काल में ये कोई जाति थी ही नहीं। देखिए, संस्कृत में एक शब्द होता है राजपुत्र, जिसका सीधा सा अर्थ है राजा का पुत्र या राजशाही से जुड़ा कोई व्यक्ति। अच्छा, तो ये एक पदनाम था। बिल्कुल। 11वीं सदी तक आते आते ये शब्द केवल शाही अधिकारियों के लिए एक टाइटल के तौर पर इस्तेमाल होता था, लेकिन फिर धीरे धीरे समाज का ढांचा बदला और 15वीं-16वीं शताब्दी तक ये एक बहुत ही कठोर वंशानुगत योद्धा वर्ग की पहचान में तब्दील हो गया। और यहीं पर उत्पत्ति की वो बहुत मशहूर कहानी आती है, अग्निकुंड सिद्धांत, है ना? हाँ, चंदबरदाई के पृथ्वीराज रासों में इसका जिक्र मिलता है, जिसमें बताया गया है कि ऋषि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर एक महान यज्ञ किया था और उस यज्ञ की पवित्र अग्नि से 4 बड़े राजवंश पैदा हुए, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। सही। लेकिन अगर हम इसे एक ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक नजरिए से देखें तो ये कुछ और ही कहानी बयां करता है। असल में अगर आप मुझसे पूछें तो ये मध्यकालीन भारत के किसी बहुत बड़े पॉलिटिकल रीब्रांडिंग कैंपेन जैसा लगता है। पॉलिटिकल रीब्रांडिंग, ये दिलचस्प शब्द है। मतलब जब भी कोई नया शासक सत्ता में आता है तो उसे जनता के बीच अपनी धाक जमाने के लिए किसी देवीय चमत्कार या पौराणिक कथा का सहारा लेना ही पड़ता है ना, ताकि लोग उसे राजा मान लें। बिल्कुल, एकदम सही पॉइंट है। राजनीति में इसे लेजिटिमेसी, ये सत्ता की वैधता कहते हैं। नए शासकों को समाज में सबसे ऊंचा रुतबा चाहिए था, एक प्राचीन और पवित्र वंशावली की जरूरत थी। और यज्ञ से उत्पत्ति की कथा से बेहतर तरीका क्या हो सकता है खुद को पवित्र साबित करने का? हाँ, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हमारे पास मौजूद दस्तावेजों में उत्पत्ति को लेकर कोई एक राय नहीं है। एक तरफ तो ये अग्निकुंड सिद्धांत है और दूसरी तरफ कर्नल जेम्स टॉड और वीएस स्मिथ जैसे इतिहासकार हैं जो विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत देते हैं। बिल्कुल, और उनके तर्क भी हवा हवाई नहीं है। एग्जाम में अक्सर ये सवाल आता है कि विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया? तो उनका तर्क क्या था? उनका मानना था कि शक, कुषाण और हूण जैसी जो विदेशी और आक्रमणकारी जातियां भारत आईं, वे धीरे धीरे यहीं के समाज में पूरी तरह घुल मिल गईं। अच्छा, क्योंकि उनके पास सैन्य ताकत थी और वो शासक बन गए थे। हाँ, तो शासक बनने के बाद यज्ञ के द्वारा उनका प्रतीकात्मक शुद्धिकरण किया गया और उन्हें भारतीय समाज में क्षत्रिय मान लिया गया। टॉड ने तो बकायदा सिथियन और राजपूतों के रहन सहन, जैसे रथों से युद्ध करने के तरीके और खान पान की समानताओं का पूरा ब्यौरा दिया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ गौरीशंकर ओझा जैसे इतिहासकार भी तो हैं
जो कहते हैं कि ये लोग बाहर से नहीं आए थे बल्कि प्राचीन भारतीय क्षत्रियों के ही वंशज थे। सही कहा। लेकिन इन सब डिबेट्स के बीच जो सबसे लॉजिकल बात निकल कर आती है और जो हालिया शोध भी कहते हैं वो ये है कि शुरुआती दौर में ये एक बहुत ही खुला समूह था। खुला समूह मतलब कोई भी इसमें शामिल हो सकता था। एक तरह से हाँ, अगर किसी के पास जमीन है, हथियार हैं और वो युद्ध कर सकता है तो चाहे वो शूद्र वर्ण से ही क्यों न हो, अपनी सैन्य क्षमता के दम पर वो इस योद्धा वर्ग का हिस्सा बन सकता था। अरे वाह! तो जो व्यवस्था शुरुआत में योग्यता और टैलेंट पर आधारित थी वो आगे चलकर इतनी कठोर और जन्म आधारित कैसे हो गई? इसके पीछे एक बहुत बड़ा आर्थिक और राजनीतिक कारण था, सामंतवाद का उदय। हाँ। या जिसे हम फ्यूडलिज्म कहते हैं। सामंतवाद मतलब सीधे शब्दों में कहें तो वेतन के बदले जमीन दे देना, है ना? बिल्कुल सही। हुआ क्या था कि पाल और प्रतिहार राजवंशों के दौर में एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट पैदा हो गया था। रोम और अन्य बाहरी साम्राज्यों का पतन हो रहा था, जिसकी वजह से व्यापार एकदम गिर गया। और व्यापार गिरा तो बाजार से मुद्रा यानी सिक्के गायब हो गए। एकदम सही लॉजिक। अब सोचिए, अगर शाही खजाने में सिक्के ही नहीं है तो राजा अपनी विशाल सेना और बड़े बड़े अधिकारियों को सैलरी कैसे देगा? तो राजा ने कहा होगा कि भाई सिक्के तो हैं नहीं, तुम ऐसा करो जमीन का ये हिस्सा रख लो। बिल्कुल यही हुआ। राजा ने अपने बड़े सैन्य प्रमुखों को, जिन्हें महासामंत कहा जाता था, भूमि अनुदान या सर्विस ग्रांट्स देना शुरू कर दिया और बदले में शर्त ये रखी कि इन महासामंतों को राजा के लिए सेना तैयार रखनी होगी ताकि युद्ध के समय वो राजा की मदद कर सकें। लेकिन जरा सोचिए, अगर जमीन के साथ साथ वहां से टैक्स वसूलने का अधिकार भी सामंतों को दे दिया जाए तो ये तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा हो गया। बिल्कुल। राजा ने तो अपनी ताकत, अपनी जमीन और अपना राजस्व सब कुछ सामंतों में बांट दिया। यस। ऐसे में सेंट्रल पावर यानी केंद्रीय सत्ता तो कमजोर हो ही जाएगी और सामंत धीरे धीरे एक छोटे राजा की तरह व्यवहार करने लगेंगे। बिल्कुल यही हुआ था। ये व्यवस्था कागज पर भले ही अच्छी लग रही हो, लेकिन जमीन पर इसने पूरे साम्राज्य को एकदम खोखला कर दिया। राजा पूरी तरह से अपने इन सामंतों पर निर्भर हो गया। हाँ, ओडिशा में भंज राजाओं से लेकर मध्य भारत के चंदेलों तक हर जगह हमें यही पैटर्न देखने को मिलता है। सामंत इतने ताकतवर हो गए कि वे अपनी खुद की अलग सेना रखने लगे, अपने महल बनाने लगे और शायद राजा के उत्तराधिकार के मामलों में भी दखल देने लगे होंगे। बिल्कुल। राजनीतिक रूप से ये एक ऐसा बिखराव था जिसने भारत को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया था। लेकिन, और ये बहुत ही अचंभित करने वाली बात है, इस राजनीतिक बिखराव का एक बहुत ही पॉजिटिव और शानदार परिणाम भी सामने आया। वास्तुकला के क्षेत्र में, है ना? हाँ, जब केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई और हर छोटा सामंत खुद को बड़ा राजा दिखाने की होड़ में लग गया तो उन्होंने अपनी दौलत का प्रदर्शन युद्ध के मैदान से ज्यादा अपनी इमारतों और महलों में करना शुरू कर दिया। और यहीं से जन्म होता है मारू गुर्जर वास्तुकला जैसी अद्भुत शैली का। ये वाकई एक बहुत ही रोचक विरोधाभास है। राजनीतिक पतन का दौर चल रहा है, लेकिन कला और इंजीनियरिंग अपने चरम पर पहुंच रही हैं। तो ये शैली पनपी कहाँ? 6ठी शताब्दी में राजस्थान के मरुदेश और गुजरात के गुर्जरत्रा क्षेत्र में। अब देखिए, इन शासकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि रेगिस्तान की भयंकर गर्मी और सूखी जलवायु में इमारतों को रहने लायक कैसे बनाया जाए। और हवेलियों का डिजाइन इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। मैंने शोध पत्रों में पढ़ा है कि हवेली के बीचों बीच जो चौक या आंगन होता था वो सिर्फ परिवार के बैठकर चाय पीने की जगह नहीं थी। बिल्कुल नहीं। वो चौक तो असल में एक माइक्रो क्लाइमेट मॉडिफायर के रूप में काम करता था। माइक्रो क्लाइमेट मॉडिफायर? वो कैसे? ये वास्तुकला और भौतिक विज्ञान का एक अद्भुत संगम है। दिन के समय जब तेज धूप आंगन में पड़ती है तो वहां की हवा गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। हॉट एयर राइजेस अप, बेसिक साइंस। बिल्कुल। और इस प्रक्रिया में क्या होता है कि आंगन के आसपास के कमरों से ठंडी हवा खिंचकर आंगन की तरफ आती है, जिससे पूरे घर में हवा का एक प्राकृतिक प्रवाह या वेंटिलेशन बना रहता है। क्या बात है! मतलब बिना किसी बिजली या मशीन के ये एक पैसिव एयर कंडीशनिंग सिस्टम था। हाँ, और सिर्फ आंगन ही नहीं, शेखावाटी की हवेलियों में जो दीवारें होती थीं वो 1 फीट 6 इंच तक मोटी होती थी। बाप रे! आज की 9 इंच की दीवारों के मुकाबले तो ये सीधा सीधा इंसुलेशन का काम करती होंगे। बिल्कुल करती थी। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है वहां की जालियां।
वो जो पत्थर में बारीक छेद वाली डिजाइन्स होती हैं। हाँ हाँ, परफोरेटेड स्क्रीन्स। हाँ, अक्सर हम इन्हें केवल उनकी सुंदरता के लिए सराहते हैं, पर असल में ये इंजीनियरिंग का बेहतरीन उदाहरण थी। बिल्कुल। और क्या आप जानते हैं कि इन जालियों का विज्ञान बर्नौली सिद्धांत यानी बर्नौलीज प्रिंसिपल पर काम करता था? बर्नौली सिद्धांत, अगर इसे आसान भाषा में समझा जाए तो जैसे हम किसी पानी के पाइप का मुंह थोड़ा सा उंगली से दबा देते हैं तो पानी की धार बहुत तेज और प्रेशर के साथ बाहर निकलती है। एकदम सटीक उदाहरण है। ठीक वही काम ये जालियां हवा के साथ करती थीं। जब बाहर की गर्म हवा जाली के उन छोटे छोटे छेदों से होकर गुजरती थी तो उसकी वेलोसिटी यानी गति अचानक बढ़ जाती थी। एकदम सही। और विज्ञान का नियम है कि जब हवा तेज गति से किसी छोटे रास्ते से निकलती है तो उसका तापमान गिर जाता है। अरे वाह! तो राजस्थान की उस चिलचिलाती गर्मी में ये जालियां हवेली के अंदर ठंडी हवा फेंकने का काम करती थी। बिल्कुल। और मजेदार बात यह है कि अगर आप इसी समय केरल चले जाएं, जहां बहुत ज्यादा उमस और नमी होती है, तो वहां की पारंपरिक इमारतों में जालियों के छेद बहुत बड़े रखे जाते थे। अच्छा, बड़े छेद क्यों? ताकि घर के अंदर नमी न रुके और हवा आसानी से आर पार हो सके। इसे ही क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव आर्किटेक्चर कहा जाता है। मतलब अपने पर्यावरण के हिसाब से इंजीनियरिंग करना। हाँ, और इसके अलावा झरोखे और बावड़ियां भी इसी इंजीनियरिंग का हिस्सा थे। झरोखे मतलब वो बाहर की तरफ लटकी हुई बालकनीज। हाँ, वो महिलाओं को निचता देने के साथ साथ जासूसों के लिए निगरानी का भी काम करते थे। और बावड़ियां तो आपको पता ही है, सीढ़ीदार कुएं। सिर्फ पानी निकालने की जगह नहीं थी वो। गर्मियों में वहां का तापमान बाहर से कई डिग्री कम रहता था, इसलिए ये बावड़ियां सामाजिक और धार्मिक मेलजोल के लिए सबसे ठंडे और शांत लेजर स्पेस बन गई थीं। और बारिश के पानी को सहेजने के लिए जोहड़ बनाए गए थे। प्रकृति की चुनौतियों को इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग से पूरी तरह मात दे दी थी। ये तो बात हुई रेगिस्तान की, लेकिन अगर हम पश्चिमी भारत से निकलकर मध्य भारत की ओर रुख करें तो वास्तुकला का रंग एकदम बदल जाता है। हाँ, आप मध्य प्रदेश के खजुराहो की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। खजुराहो पत्थरों पर उकेरा गया एक ऐसा महाकाव्य जिसे चंदेल शासकों ने अपनी आस्था और अपने अपार वैभव को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने के लिए बनवाया था। खजुराहो के मंदिर केवल इमारतें नहीं है, वे सत्ता का बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। 950 से 1050 ईस्वी के बीच छतरपुर जिले में इन चंदेल राजाओं ने 85 भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया था। 85 मंदिर? हाँ, हालांकि आज समय की मार के बाद उनमें से केवल 25 ही बचे हैं, लेकिन वो भी अपने आप में वास्तुकला का शिखर है। और इन मंदिरों के पीछे की पौराणिक कथा भी तो उसी लेजिटिमेसी या सत्ता की वैधता वाली बात को पुख्ता करती है, जिसकी हमने शुरुआत में चर्चा की थी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। कथा कहती है कि हेमवती और चंद्रदेव यानी मून गॉड के प्रेम के परिणाम स्वरूप चंद्रवर्मन का जन्म हुआ, जो आगे चलकर चंदेल वंश का संस्थापक बना। और ऐसा कहा जाता है कि अपनी माता को पापमुक्त करने के लिए चंद्रवर्मन ने खजुराहो में एक विशाल यज्ञ किया और इन मंदिरों की नींव रखी। हाँ, और इस पूरी कथा का मुख्य उद्देश्य चंदेलों को चंद्रवंशी साबित करना था, ताकि समाज में उन्हें सर्वोच्च स्थान मिल सके। अब अगर इसे वास्तुकला के दृष्टिकोण से देखें तो इन सारे मंदिरों में सबसे प्रमुख है कंदरिया महादेव मंदिर। इसे किसने बनवाया था? इसे राजा विद्याधर ने बनवाया था। महमूद गजनवी के खिलाफ अपने सफल अभियानों के बाद लगभग 1050 ईस्वी में 107 फुट ऊंचा ये मंदिर पंचायतन शैली का बहुत ही शानदार उदाहरण है। अब ये पंचायतन शैली क्या होती है, अगर हम इसे दिमाग में इमेजिन करना चाहें? इसे ऐसे इमेजिन कीजिए कि एक मुख्य मंदिर है जो एकदम केंद्र में स्थापित है और उसके चारों कोनों पर 4 छोटे मंदिर बने हुए हैं। एक तरह का आध्यात्मिक ग्रिड समझ लीजिए इसे। और कंदरिया महादेव मंदिर में तो शायद 800 से भी अधिक मूर्तियां हैं। हाँ, लेकिन खजुराहो को लेकर जो एक बहुत बड़ी भ्रांति है लोगों में, वो ये कि लोग इसे केवल कामुक मूर्तियों या एरोटिक आर्ट के लिए जानते हैं। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। खजुराहो केवल कामुकता का प्रदर्शन बिल्कुल नहीं है। अगर हम उन बाहरी दीवारों को ध्यान से पढ़ें तो उस दौर के मानव जीवन का एक जीता जागता एनसाइक्लोपीडिया है। बिल्कुल, वहाँ पत्थरों पर सैन्य अभियानों की झांकियां हैं, लोग युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, संगीतज्ञ वाद्य यंत्र बजा रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं और पारिवारिक जीवन के एकदम आम दृश्य भी हैं। और वो शार्दुल जैसी आकृतियां भी तो हैं जो शेर और इंसान का मिथकीय रूप हैं। हाँ,
जो प्रकृति की अदम्य ताकत को दर्शाती हैं। मतलब ये एक पूरा का पूरा समाज है जिसे उन्होंने पत्थरों पर हमेशा के लिए अमर कर दिया। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल मुझे बहुत जोर से चुनता है। चंदेल शासकों ने पीढ़ियों तक खजुराहो में अपनी इतनी दौलत लगाई, 85 भव्य मंदिर बनाए, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपनी राजधानी वहां से हटाकर महोबा शिफ्ट कर ली? ये एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल है। राजधानी बदलना कोई छोटा फैसला तो होता नहीं है। बिल्कुल, रातों रात कोई अपना घर नहीं छोड़ता। क्या ये किसी बाहरी खतरे का संकेत था? जी हाँ, इस सवाल का जवाब खजुराहो के भूगोल और उस दौर की बदलती हुई राजनीति में छुपा है। देखिए, खजुराहो एक बहुत ही खुले मैदानी इलाके में बसा हुआ था। अच्छा, ओपन प्लेन्स में। हाँ, जब तक शांति थी तब तक अपनी दौलत और कला के प्रदर्शन के लिए ये एक बेहतरीन जगह थी। लेकिन 11वीं सदी के अंत तक बाहरी आक्रमणों का खतरा बहुत तेजी से बढ़ने लगा था और खुले मैदान में किसी विशाल दुश्मन सेना को रोकना लगभग असंभव काम था। मतलब उन्हें समझ आ गया था कि ये जो भव्य मंदिर उन्होंने बनाए हैं, ये दुश्मनों को दूर रखने के बजाय उन्हें चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। एकदम सही। इसलिए उन्हें एक ऐसी जगह की तलाश थी जो सैन्य दृष्टि से सुरक्षित हो, और महोबा इसके लिए एकदम सटीक था। महोबा में ऐसा क्या खास था? वहां पहाड़ियां थीं, सुरक्षा के लिए प्राकृतिक और कृत्रिम गहरी झीलें थीं। महोबा एक तरह से प्राकृतिक तिले जैसा था। अच्छा, तो राजधानी का ये स्थानांतरण इस बात का स्पष्ट संकेत था कि शासकों को अपनी कमजोरी का एहसास हो गया था। बिल्कुल। खजुराहो की वो अपार संपत्ति और सामंती व्यवस्था का जो बिखराव था, वो बाहरी आक्रमणकारियों, विशेषकर तुर्कों के लिए एक खुला निमंत्रण बन चुका था। और यही निमंत्रण हमें ले जाता है भारतीय इतिहास के सबसे निर्णायक और शायद सबसे दर्दनाक मोड़ पर, यानी तराइन के युद्ध। हाँ, 1191 ईस्वी, तराइन का प्रथम युद्ध। एक तरफ दिल्ली और अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान की विशाल सेना और दूसरी तरफ मोहम्मद गोरी। इस युद्ध में पृथ्वीराज की सेना ने गोरी को बुरी तरह परास्त किया था। गोरी बुरी तरह घायल हो गया था और उसे अपनी जान बचाकर मैदान छोड़कर भागना पड़ा। और यहीं पर वो घटना हुई जिसका जिक्र हमने बिल्कुल शुरुआत में किया था। राजपूत सेना ने भागती हुई तुर्क सेना का 80 मील तक पीछा तो किया, लेकिन उन्हें पूरी तरह नष्ट नहीं किया। सही कहा। एक रणनीतिक नजरिए से देखा जाए तो ये आत्महत्या जैसा लगता है। मतलब दुश्मन भाग रहा है, कमजोर है, तो उसे वहीं खत्म क्यों नहीं किया गया? इसके पीछे उनका एक पूरा वैल्यू सिस्टम था। राजपूतों के युद्ध करने का तरीका धर्म युद्ध के उसूलों पर आधारित था। धर्म युद्ध यानी नियमों से लड़ना। हाँ, उनके लिए युद्ध सिर्फ जमीन जीतने का जरिया नहीं था, बल्कि व्यक्तिगत सम्मान और शौर्य का विषय था। निहत्थे पर वार न करना, भागते हुए दुश्मन को क्षमा कर देना, ये उनके पक्के नियम थे। लेकिन गोरी नियमों से थोड़ी ना खेल रहा था। बिल्कुल नहीं। वो वापस गजनी गया और उसने अपनी हार का एक एक सबक याद रखा। उसने एक नई, बेहद चुस्त और खतरनाक सेना तैयार की। और ठीक 1 साल बाद 1192 ईस्वी में वो 1,20,000 घुड़सवारों की फौज लेकर वापस उसी तराइन के मैदान में आ डटा। तराइन का द्वितीय युद्ध। दृष्टि आईएएस के नोट्स इस युद्ध की रणनीति का बहुत बारीकी से विश्लेषण करते हैं, जो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। तो गोरी की रणनीति क्या थी इस बार? इस बार गोरी ने एक ऐसी चाल चली जिसे स्टेपी खाना बदोशों का क्लासिक तरीका माना जाता है। झूठे पीछे हटने या फेक रिट्रीट की रणनीति। फेक रिट्रीट मतलब जानबूझकर हारने का नाटक करना। हाँ, उसने अपनी पूरी सेना को एक साथ मैदान में नहीं उतारा। उसने उसे 5 हिस्सों में बांट दिया और शुरुआत में केवल 10,000 घुड़सवार तीरंदाजों को भेजा, सिर्फ इसलिए ताकि वे राजपूत सेना पर तीरों की बारिश करें और फिर पीछे भाग जाएं। और यही तुर्कों की सबसे बड़ी ताकत थी, है ना? उनके घुड़सवार तीरंदाज। बिल्कुल। उनके पास रकाब यानी स्टिरअप का बेहतरीन इस्तेमाल था, जिससे वे तेज दौड़ते घोड़े पर खड़े होकर भी एकदम अचूक निशाना लगा सकते थे। तो जब वे 10,000 सैनिक तीर चलाकर पीछे हटे तो राजपूत सेना को लगा होगा कि दुश्मन मैदान छोड़कर भाग रहा है। और बस यहीं वो जाल में फंस गए। उन्होंने अपनी संरचना या फॉर्मेशन तोड़ दी और भारी हथियारों के साथ उनका पीछा करना शुरू कर दिया। लेकिन राजपूत सेना तो भारी हाथियों और भारी पैदल सेना पर निर्भर थी। हाथियों के सामने तेज तर्रार घोड़ों को पकड़ना तो असंभव था। एकदम असंभव। जब राजपूत सेना पीछा करते करते पूरी तरह से थक गई और उनकी फॉर्मेशन टूट गई, तब गोरी ने अपनी ताज़ा और रिजर्व रखी गई 12,000 भारी घुड़सवार सेना के साथ मुख्य प्रहार कर दिया। और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई।
ये महज एक राजा की हार नहीं थी, ये सच में एक पूरे युग का अंत था। बिल्कुल। अगर हम इन युद्धों की तुलना करें तो ऐसा लगता है कि राजपूत सेना मैदान में एक ईमानदार खेल प्रतियोगिता या ऑनरेबल स्पोर्ट्स मैच खेलने उतरी थी, जहां सब कुछ उसूलों और व्यक्तिगत वीरता पर टिका था। हाँ, जबकि दूसरी ओर तुर्कों के लिए ये एक पूर्ण युद्ध या टोटल वॉर था। उनका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ जीतना था, चाहे उसके लिए कोई भी धोखा या चाल क्यों ना अपनानी पड़े। व्यक्तिगत वीरता चाहे कितनी भी महान क्यों ना हो, वो एक सुगठित सामूहिक सैन्य रणनीति और नई तकनीक का मुकाबला नहीं कर सकती। और देखिए, ये हार सिर्फ एक दिन की रणनीतिक चूक का नतीजा नहीं थी, इसके बीज बहुत पहले बोए जा चुके थे। दृष्टि आईएएस के विश्लेषण में इसके पतन के 3 बहुत गहरे कारण बताए गए हैं। चलिए उन्हें डिकोड करते हैं। पहला राजनीतिक कारण क्या था? पहला था सामंत व्यवस्था, जिसके कारण किसी भी राजा के पास अपनी कोई विशाल स्थायी सेना नहीं होती थी। अच्छा, उसे अपने सामंतों की सेनाओं पर निर्भर रहना पड़ता था। हाँ, और उन सेनाओं में आपस में कोई तालमेल नहीं होता था। ऊपर से पृथ्वीराज चौहान और गहड़वाल वंश के जयचंद के बीच की जो पुरानी दुश्मनी थी, उसने पूरे उत्तर भारत को एकजुट होने ही नहीं दिया। ये तो हो गया राजनीतिक कारण। दूसरा कारण सैन्य था, जो हमने भी डिस्कस किया। बिल्कुल, राजपूतों की पारंपरिक युद्ध तकनीक पुरानी पड़ चुकी थी। वे अभी भी हाथियों को अपनी मुख्य ताकत मानते थे, जो मध्य एशियाई घोड़ों के सामने बेबस साबित हुए। और तीसरा कारण, जो शायद पूरे समाज के लिए सबसे दुखद था, वो था भारत का सामाजिक ढांचा, यानी कठोर जाति व्यवस्था। ये सबसे अहम पॉइंट है। देश की रक्षा करने का अधिकार और दायित्व केवल एक विशिष्ट वर्ग यानी क्षत्रियों तक सीमित कर दिया गया था, क्योंकि उन्हें व्यवस्था ने ऐसा करने की इजाजत ही नहीं दी थी। जबकि दूसरी ओर तुर्कों की सेना में जन्म या जाति का कोई बंधन नहीं था। बिल्कुल नहीं। जो व्यक्ति तलवार या तीर अच्छी तरह चला सकता था, वो सेना में शामिल हो सकता था। तो मतलब तुर्कों के पास एक बहुत विशाल टैलेंट पूल था, जबकि राजपूत अपनी सेना का आकार खुद ही सीमित किए हुए थे। एक छोटा सा योद्धा वर्ग कब तक पूरी दुनिया से आने वाले आक्रमणों का सामना अकेले कर सकता था? ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। तो अगर हम इस पूरे विश्लेषण के धागों को एक साथ जोड़ें, तो 7वीं से 12वीं शताब्दी का यह राजपूत काल गहरे विरोधाभासों का एक उत्कृष्ट लेकिन दर्दनाक उदाहरण नजर आता है। बिल्कुल। एक तरफ ये वो युग था जहां मानव मस्तिष्क अपनी चरम रचनात्मकता पर था। हाँ, कंदरिया महादेव जैसे पत्थर के पहाड़ खड़े किए जा रहे थे। जालियों के रूप में एरोडायनामिक्स के सिद्धांत जमीन पर उतारे जा रहे थे। मौसम को मात देने वाली वास्तुकला गढ़ी जा रही थी। वे शानदार इंजीनियर और कलाकार थे। लेकिन दूसरी तरफ उनकी राजनैतिक सोच और सैन्य रणनीति पूरी तरह से समय के पीछे छूट गई थी। सामंतवाद ने देश को भीतर से खोखला कर दिया था। और कठोर सामाजिक नियमों ने देश की बहुसंख्यक आबादी को देश की रक्षा से ही बेदखल कर दिया था। ये इस सेशन का सबसे बड़ा सबक है। कोई भी सभ्यता सिर्फ अपनी इमारतों या कला से जिंदा नहीं रहती, उसे समय के साथ अपनी रक्षा और समाज को भी बदलना पड़ता है। एकदम सही बात है। और अब समय आ गया है इस डीप डाइव को यहीं विराम देने का। लेकिन जाने से पहले चलिए एक सवाल पर गौर करते हैं। कैसा सवाल? जरा सोचिए, जिन शासकों के पास इतनी विलक्षण बुद्धि थी कि वे बिना सीमेंट या मोटर के 100 फुट ऊंचे पत्थर के मंदिर खड़े कर सकते थे, जिन्होंने हवा की गति को नियंत्रित करने के लिए जालियों का इतना सटीक विज्ञान ईजाद कर लिया था। अगर उन्होंने अपनी वही इंजीनियरिंग, अपना वही हुनर और पैसा सिर्फ भव्य हवेलियां बनाने के बजाय अपनी सैन्य रणनीति को सुधारने में लगाया होता तो। बिल्कुल। अगर उन्होंने बर्नौनी सिद्धांत का इस्तेमाल जहाज़ों के पाल या नए हथियारों को डिजाइन करने में किया होता। और सबसे बड़ी बात, अगर समाज के जातिगत बंधनों को तोड़कर हर उस व्यक्ति को हथियार उठाने का अधिकार दिया होता जो अपने देश के लिए लड़ना चाहता था। तो क्या 1192 के बाद भारत का इतिहास और उसका पूरा नक्शा कुछ और नहीं होता? इस सवाल के जवाब में सोचने के लिए बहुत कुछ है। इतिहास के इन पन्नों में और भी बहुत से राज छिपे हैं, इसलिए अपना अध्ययन जारी रखें, एग्जाम्स के लिए भी और अपनी समझ के लिए भी। इस डीप डाइव में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में। सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें।